1835, 1840 में इस देश की क्या स्थिति है व्यापार के क्षेत्र में, उसका एक आंकड़ा है। और ये आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट से मैंने निकाला। हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट चल रही है तो एक एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान का व्यापार है कितना पूरी दुनिया में। तो एक सर्वे किया है, और वो सर्वे किया है कई यहां के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो ब्रिटेन की सरकार के यहां पर पोस्टेड हैं, और उनका एक हेड है, हेड ऑफिसर, जिसका नाम है विलियम एडम। तो विलियम एडम कई रेवेन्यू कलेक्शन के ऑफिसर्स को लगाता है सर्वे के काम में, पता लगाओ कि हिंदुस्तान का टोटल ट्रेड कितना। तो उसका आंकड़ा है 1835, 1840 के आसपास, और ये 1850 तक भी चलता रहा है। 1850 के आसपास तक हमारा टोटल ट्रेड सारी दुनिया के ट्रेड का 1/3 है। माने पूरी दुनिया में अगर उस जमाने में $100 बिलियन का ट्रेड चल रहा हो तो $33 बिलियन का ट्रेड अकेले हिंदुस्तान का है। इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आज से 150 साल पहले इस देश का कुल व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का 33% है। और इस बात को एक तीसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1850 के आसपास तक दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है, उस एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का प्रतिशत 33% है। और आज आजादी के 50 साल के बाद हिंदुस्तान का हिस्सा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कितना है जानते? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं, ये मेरे नहीं। लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बता रही है कि टोटल वर्ल्ड ट्रेड में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है? 0.01%। हम जब गुलाम हैं अंग्रेजों के, और अंग्रेज इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, और 150 साल पहले की ये बातें हैं, तब इस देश में कोई हाई टेक नहीं है, तथाकथित हाई टेक नहीं। हाई टेक तो है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड हाई टेक है वो नहीं है। इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर भी मेगा स्ट्रक्चर नहीं है, माने मेगा प्रोजेक्ट्स इस देश में नहीं है। तब हमारा टोटल वर्ल्ड मार्केट में कंट्रीब्यूशन 33% है। और आज इस देश में लाखों लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद, 244 नेशनल पब्लिक सेक्टर के होने के बाद, इतनी विदेशी कंपनियों को बुलाने के बाद, हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े घराने होने के बाद, इतनी हाईटेक लेने के बाद, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है? 0.01%। तो हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो मैं मानता था कि तरक्की होती अगर 33% वाला ट्रेड हमारा 50% हो गया होता, 70% हो गया होता, तो मानता कि हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली है। लेकिन यह तो घट के 0.01% पे आ गया। तो हम तरक्की कर रहे हैं या कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं? और इसी के साथ याद आ गई एक बात तो बता रहा हूं, विलियम एडम ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो आप सुनेंगे तो चकरा जाएंगे। विलियम एडम अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि 1835, 1840 के आसपास हिंदुस्तान में स्टील बनाने वाली 10,000 फैक्ट्रियां हैं, आज से 150 साल पहले। और वो जो 10,000 स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो स्टील बनता है 1850 के आसपास, वो स्टील इस क्वालिटी का है कि आप उसको वर्षों वर्षों तक पानी में पड़ा रहने दीजिए, उस पर जंग नहीं लग सकता। वो मेहरौली का खंभा सैकड़ों साल से खड़ा हुआ है, उस पर 1% भी कहीं जंग नहीं है। और आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनने वाले किसी भी स्टील को आप अपने आंगन में फेंक दीजिए, 3 महीने बारिश में उसको पड़ा रहने दीजिए, मैं चैलेंज से कहता हूं उस पर जंग लग जाएगा। 150 साल पहले स्टील बन रहा है इस देश में, तो उस पर 1% का जंग नहीं लगता, वर्षों वर्षों तक ऐसे ही है। और 10,000 फैक्ट्रियां स्टील बना रही हैं, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील कितना है उस जमाने में, यह सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। टोटल स्टील प्रोडक्शन है 1850 में हिंदुस्तान का एक साल का करीब करीब 80 से 90 लाख टन एक साल का। और आज जानते हैं कितना स्टील प्रोडक्शन है इस समय देश में? मुश्किल से 72 से 75 लाख टन। इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं।
इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े बड़े सफेद हाथी हमने खड़े किए हुए हैं, तब स्टील प्रोडक्शन है 70 लाख टन के आसपास, और उस जमाने में 10,000 स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं, तो उनका स्टील प्रोडक्शन है करीब 80 से 90 लाख टन। और हिंदुस्तान 1850 में स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्री रहा है। और ये दस्तावेज ब्रिटेन के पार्लियामेंट के हैं, जब एक एमपी कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने जहाज बनाए गए हैं वो सब हिंदुस्तान के स्टील को इंपोर्ट करके बनाए गए हैं। और उस जमाने में 1850 के आसपास सबसे बढ़िया जो स्टील बनता है वो हिंदुस्तान में बनता है, या फिर एक दूसरा देश है डेनमार्क में बनता है। तो डेनिश स्टील जो माना जाता है वो इंडियन स्टील से उस जमाने में 19 है, और इंडियन स्टील डेनिश स्टील से 21 है। और अगर 10,000 स्टील बनाने के कारखाने हैं और इतना बड़ा स्टील के उत्पादन का तंत्र है, तो जरूर कोई ना कोई जबरदस्त हाईटेक रहा होगा इस देश में। ये एक अलग बात है कि हम उसको जानते नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने वो दस्तावेज नष्ट कर दिए। और उन्हीं अंग्रेजों के दस्तावेजों के कुछ दूसरे हिस्से हैं जिनके आधार पर पता चला है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन होता था 1850 के आसपास सरगुजा में। सरगुजा मध्य प्रदेश का एक इलाका है। इस पूरे सरगुजा में स्टील बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने रहे। और सरगुजा में स्टील बनाने के कारखाने क्यों रहे? तो ये बात सब जानते हैं कि सरगुजा में आयरन ओर सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश का जो इलाका है सरगुजा, उसमें आयरन ओर सबसे ज्यादा है, इसलिए उस जमाने में सबसे ज्यादा स्टील बनाने के कारखाने हैं। और स्टील बनाने का काम कौन करते हैं वहां? तो जिनको आप ट्राइबल्स पीपुल कहते हैं, वो उस जमाने के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर लोग हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि इन्होंने बीटेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने एमटेक नहीं किया, क्योंकि इन्होंने पीएचडी नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं वो। और अभी भी सरगुजा के इलाके में मैंने तो मेरी आंखों से देखा है, आज भी आजादी के 50 साल बाद भी कुछ लोग बचे हैं जो स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो टेक्नोलॉजी आगे तक पहुंच नहीं रही है। वो टेक्नोलॉजी खत्म कैसे हुई? अंग्रेजों ने ये हिंदुस्तान के स्टील बनाने वाले कारखाने बंद कराए। कैसे बंद हुए? अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या था कि पहले जो स्टील बनाने वाले ट्राइबल्स होते थे, वो जंगलों में से जो खानें होती थी, खदानें होती थी, उनमें से स्टील का रॉ मटेरियल ले आते थे और स्टील बनाते थे उससे। अंग्रेजों ने क्या किया कि एक कानून बना दिया कि कोई भी ट्राइबल खदानों में से ओर नहीं निकाल सकता, और बाकायदा इसको सख्ती से लागू करा दिया। और फिर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि खदानों में से अगर और कोई निकालेगा ट्राइबल, तो उसको 40 कोड़े मारने की सजा, और उससे पर भी वो ना मरे तो उसको गोली मार दी जाए। इतना सख्ती से वो कानून इस देश में लागू हो गया। तो धीरे धीरे आदिवासियों के स्टील के ओर लेने पर पाबंदी लगा दी गई, और धीरे धीरे वो खत्म होते चले गए, और क्रम के काल में वो करीब करीब समाप्त हो गए हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये कानून जो अंग्रेजों ने चलाया कि आदिवासी आयरन ओर नहीं ले सकते, वही कानून हिंदुस्तान में आज भी चल रहा है। और आज भी इस देश में जो टेक्नोलॉजी जानते हैं वो लोग आयरन ओर नहीं ले पाते। और उसके दूसरी तरफ क्या चल रहा है कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां उन आयरन ओर्स को खोद खोद कर ले जा रही हैं। जापान की एक कंपनी है, उसका नाम है निप्पन डेर्नो, वो इसी धंधे में लगी हुई है। तो जापान की कंपनी को तो हिंदुस्तान की खदानें खोद कर ले जाने की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई आदिवासी उस खदान में से रॉ मटेरियल लाकर स्टील बनाए तो उस पर पाबंदी लगी हुई है, वो रॉ मटेरियल नहीं ले सकता। और मैं मान सकता हूं कि यह कानून अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों की सरकार थी, उनके अपने स्वार्थ थे, उनको यह देश बर्बाद करना था। मैं ये कैसे मान लूं कि आजादी के 50 साल के बाद भी वही कानून चल रहा? आज तो हमारी सरकार है, आज तो हमारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अब तो हम मानते हैं कि यह देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है। तो फिर वही कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश को बर्बाद करने के लिए, वो क्यों चल रहा है? और क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस सवाल पर सोचती कि विदेशी कंपनियां तो रॉ मटेरियल खोद खोद कर ले जा रही हैं। जापान की कंपनी निप्पन डेर्नो जो रॉ मटेरियल ले जाती है वो कौड़ी के दाम में जाता है, और उससे स्टील बनाकर वापस इसी देश में लाकर बेचती है, और फिर दूसरी बार भी मुनाफा लेकर जाती है। यह धंधा तो अंग्रेजों के जमाने में चलता था, वो तो आज भी चल रहा है।
कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया? और इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया है कि इस देश के तमाम हुनरमंद लोगों को बर्बाद। और आपने एक किस्सा और भी सुना होगा कि ये स्टील बनाने वाले लोगों को ऐसे बर्बाद किया अंग्रेजों ने